तो हम लोग जो टॉपिक एक बार आपको रिवीजन करवाता हूँ, रेशियो के बारे में एक बार कुछ बातें बताता हूँ। जो जो एब्सेंट थे फर्स्ट क्लास में वो एक बार देखो ध्यान से। और ये जो टॉपिक है ये मैनेजमेंट का पार्ट है। पहली बात तो ये समझो, ये अकाउंट्स का पार्ट ही नहीं है। और रेशियो टॉपिक में अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट थोड़ा कंसेप्ट ये देखना कि हम आप करते हैं इस टॉपिक में किसी भी कंपनी का दो चीज को अलग, सम टूल्स आर गिवन, कुछ टूल्स दिया हुआ है, उस टूल्स का इस्तेमाल करके हम लोग ये पता करते हैं कि कंपनी का दो चीज के बारे में पता करते हैं। एक क्या पता करते हैं, कंपनी का बैलेंस शीट एनालिसिस करते हैं, बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट में क्या होता है बताओ, एसेट्स और लायबिलिटी। और दूसरा कंपनी का फाइनल अकाउंट पढ़े हो ना सब पिछले साल, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में पता करते। ट्रेडिंग एंड पीएनएल के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पता है ये तीन चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बैलेंस शीट में क्या करते हैं पता है, दो रेशियो को चेक करते हैं। एक तो पता करते हैं लिक्विडिटी रेशियो कैसा है, लिक्विडिटी रेशियो, और दूसरा क्या पता करते हैं, सॉल्वेंसी रेशियो। ये दो रेशियो का इस्तेमाल करने के लिए ना अपने को पूरा बैलेंस शीट की जानकारी होनी चाहिए। बैंक जब आप कभी लोन वगैरह लेने जाते हैं या कोई कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप जो जो चीज चेक करते हैं वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। मतलब किसी का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, ये बिना देखे हुए पैसा दोगे क्या, आप मुझे बताओ। इतनी प्रैक्टिकल चीज है ना कि एक वैसा भी आदमी जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी ये दोनों बात को चेक करता है, तभी किसी को पैसा देता है। हम लोग थोड़ा स्मार्टली इस काम को कर रहे हैं। आप देखो, लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी दो रेशियो के लिए हमें बैलेंस शीट की जानकारी होनी चाहिए। और जो जो बच्चे लास्ट ईयर बैलेंस शीट ठीक से नहीं पढ़े हो, ध्यान से देखो, बैलेंस शीट में इतनी ही बातें होती है। सबसे ऊपर कैपिटल, इसको क्या बोलते हैं पता है आपको, फाइनेंस के लैंग्वेज में इसको इक्विटी बोलते हैं। इक्विटी का मतलब मालिक का पैसा और प्रोप्राइटर का पैसा। लाइबिलिटी साइड, ये साइड क्या होता है, लाइबिलिटी, और ये साइड क्या होता है, एसेट्स। आप क्या चेक करने वाले हो, ध्यान से देखना। सबसे ऊपर मालिक का पैसा कंपनी में कितना है, उसके नीचे नन करेंट लाइबिलिटी। नन करेंट लाइबिलिटी का मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, मतलब जिसका रीपेमेंट टेन्योर एक साल से ज्यादा हो। और उसके नीचे करेंट लाइबिलिटी। यही तीन बात होता है लाइबिलिटी साइड में, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। अब देखो एक बार, जो नहीं 11th पढ़े ध्यान देना, नन करेंट लाइबिलिटी का मतलब जिसका जो भी लोन, जो भी आपने उधार लिया और जिसका रीपेमेंट आपको लगे इस साल में नहीं होना, इट विल टेक मोर देन 1 ईयर, मे बी 10 ईयर, मे बी 20 ईयर। तो ऐसा कोई भी उधार जिसका रीपेमेंट का टेन्योर जो है वो एक साल से ज्यादा हो, वो क्या कहलाता है, नन करेंट लायबिलिटी। और जो इसी साल पे कर देंगे उसको क्या बोलते हैं, करेंट लायबिलिटी। मतलब सर सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि जो इस साल की बर्डन है दैट इज कॉल्ड करेंट लायबिलिटी, जो इस साल पे करना पड़ेगा वो करेंट लायबिलिटी है, और जिसका पेमेंट आराम से होगा दैट इज नॉन करेंट लायबिलिटी। मतलब तीन बातें आपको लायबिलिटी साइड में दिया रहेगा, यही तीन बातें होता है। अब कंपनी का केस है तो ऊपर लायबिलिटी और नीचे एसेट होता है। अभी हम लोग तीसरा बुक पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग बैलेंस शीट के बारे में, कंपनी 2014 न्यू अमेंडमेंट कंपनीज एक्ट का जो है उसमें आप पढ़ेंगे ऊपर लायबिलिटी और नीचे एसेट। ये पार्टनरशिप का बैलेंस शीट मैं आपको दिखा रहा हूं। पार्टनरशिप में आप कैसे बनाए हो, लेफ्ट में लायबिलिटी, राइट में एसेट। तो मैं आपको यहाँ पर तीन बातें बैलेंस शीट में होता है। हम लोग क्या करते हैं, इस लेवल पर अरेंज नहीं करते। आप बैलेंस शीट कभी भी बनाए पार्टनरशिप का
ऊपर पार्टनर कैपिटल लिख दिए, नीचे कहीं सीएल कहीं एनसीएल लिख करके मैच करवा लिए। बट अगर अरेंज करके लिखोगे तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ऊपर कैपिटल, नीचे नन करेंट लायबिलिटी और उसके नीचे करेंट लायबिलिटी। ये पता है किस बेसिस पे बना है बैलेंस शीट? परमानेंसी के बेसिस पे। अगर मैं आपको बोलता लिक्विडिटी के बेसिस पे बैलेंस शीट बनाओ तो सबसे ऊपर होता करंट लायबिलिटी, सबसे जल्दी वो खत्म होगा, उसके बाद नन करंट लायबिलिटी, उसके बाद वो खत्म होगा, और सबसे नीचे कौन होता? कैपिटल होता। दो तरीके से हम बैलेंस शीट बनाते हैं, या तो लिक्विडिटी के बेसिस पे या परमानेंसी के बेसिस पे। अगर ये जो हम लोग बना रहे हैं ये परमानेंट कैपिटल परमानेंट है, इससे कम ड्यूरेशन इसका होता है और सबसे कम ड्यूरेशन इसका होता है। और एसेट साइड में पता है दो ही चीज दिखता है, अब फिक्टिशियस एसेट नहीं दिखता। एक तो फिक्स्ड एसेट, भले ही आपको ये पता होगा कि इसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों दिखता है। टेंजिबल मतलब जो जो क्या हो, जो दिखता है, जो लॉन्ग टर्म एसेट है, जैसे प्लांट, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ये सब फिक्स एसेट है। इसको कहीं कहीं किताब में ना एनसीए भी लिखा हुआ है, तो आप मत समझना कुछ और है, वो फिक्स एसेट ही है। और इसके नीचे करंट एसेट, जो इस साल पैसा आना, यस, यही बैलेंस शीट होता है। ऊपर फिक्स एसेट लिखा रहेगा कंपनी का, नीचे करंट एसेट लिखा रहेगा, इस साइड कैपिटल लिखा रहेगा, नन करंट लायबिलिटी लिखा रहेगा और करंट लायबिलिटी लिखा रहेगा। ये बैलेंस शीट दोनों तरफ मैच होगा। मतलब अगर इधर 100 रुपया है ना तो इधर भी 100 रुपया होगा। आप मुझे बताओ, अगर कोई आदमी आपको पूरा एसेट बता दे और कैपिटल बता दे तो टोटल डेप्ट नहीं पता चल जाएगा? बैलेंसिंग फिगर आप मान लो ये 100 रुपया है, जिसमें कैपिटल 30 रुपया लगा हुआ है, तो टोटल ये कितना होगा बताओ? 70। सर अब बता दीजिए 70 में कितना करंट लायबिलिटी है और कितना नन करंट लायबिलिटी है? अगर बोल दे आपको कि नन करंट लायबिलिटी 50 का है तो करंट लायबिलिटी कितना होगा? 20। मतलब आपको पूरी आइडिया होनी चाहिए बैलेंस शीट का। और मेजर यही 5 बातें होती है बैलेंस शीट में, कैपिटल, एनसीएल, सीएल, एफए, सीए, ये 5 बातें होती है बैलेंस शीट। अब ये लिक्विडिटी रेशियो क्या है, यस एक बार ध्यान से सुनना। ये बैलेंस शीट में लिक्विडिटी का मतलब होता है शॉर्ट टर्म। प्लीज आप ओके, लिक्विडिटी का मतलब होता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म, अगर किसी को दो तरीके से हम बैंक में पैसा लेने चाहते हैं। बैंक में पैसा मांगने जब जाते हैं तो हम बिजनेसमैन हैं, हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होती है वो दो तरह की होती है, या तो वर्किंग कैपिटल के लिए या फिक्स कैपिटल के लिए। लिसन इट केयरफुली, आपको लगेगा सब प्रैक्टिकल बातें। एक तो मुझे पैसा चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए और एक मुझे पैसा चाहिए पता है किस चीज के लिए? फिक्स कैपिटल के लिए। फिक्स कैपिटल के लिए जब पैसा चाहिए ना तो उसका पेमेंट इस साल में नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम। लॉन्ग टर्म के लिए हमें पैसा चाहिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए जब हमें पैसा चाहिए तो हम क्या चेक करते हैं पता है? सॉल्वेंसी रेशियो। और शॉर्ट टर्म के लिए जब पैसा हमें चाहिए तो बैंक हमारा क्या चेक करता है? लिक्विडिटी रेशियो। एक बार सुनना फिर से, अगर आप बैंक को अर्जी दिए हो क्या कि हमें 6 महीने के लिए लोन दीजिए, तो बैंक बोलेगा अपना बैलेंस शीट दो। और बैलेंस शीट में बैंक, आपका क्लास नहीं है, बैठ जाओ सोनम, उसको एक बार आप बोल दीजिए अंदर बैठ जाओ, करनी है बात। लिक्विडिटी का मतलब होता है शॉर्ट टर्म एंड सॉल्वेंसी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म। आप ध्यान से देखो, अगर आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बैंक को पैसा मांगे, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए आपको। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है पता है? कैश से कैश में कन्वर्जन। आपके पास कुछ कैश है, उससे आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे, रॉ मटेरियल को वर्क इन प्रोग्रेस में लगाएंगे,
उससे सामान तैयार होगा, फिनिश गुड्स बनेगा, फिनिश गुड्स मार्केट में उधार में बेचोगे तो डेप्टर बनेगा, और डेप्टर फिर कन्वर्ट होगा कैश में। इट विल टेक सम टाइम, मान लो 4 महीना लगेगा कैश को कैश में कन्वर्ट होने। ये कैश ऑपरेटिंग साइकिल है, 3 महीने का वक्त लगता है। 3 महीने के अंदर आपको रेंट देना पड़ेगा ना, स्टाफ को सैलरी देना पड़ेगा ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो देना पड़ेगा ना, अगर कोई रॉ मटेरियल की जरूरत है तो और लाना पड़ेगा ना। अगर आपका 3 महीने बाद दोबारा पैसा आ जाए तो आप रीपेमेंट कर देंगे। तो आपको अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो बैंक आपका लिक्विडिटी रेशियो चेक करेगा। बैंक को आपके सॉल्वेंसी से कोई लेना देना नहीं। सॉल्वेंसी मतलब क्या होता है पता है? लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। भाई इसी साल अगर हमारा हिसाब किताब हो जाए तो हमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्यों देखना स्थिति आपकी? आपकी करंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बैंक वो चेक करती है। और वो कौन सा टूल्स इस्तेमाल करती है? लिक्विडिटी रेशियो का। एंड सॉल्वेंसी कब यूज करेगी पता है? आपको चाहिए बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए आपको चाहिए 2 करोड़ रुपया। क्या आप इसी साल में रीपेमेंट कर पाओगे? क्या नहीं कर पाओगे। बिल्डिंग इज व्हाट? फिक्स कैपिटल। और ये कौन सा, ये जो डे टू डे काम करने के लिए पैसा चाहिए, ये कौन सा कैपिटल है? वर्किंग कैपिटल। आपको फिक्स कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसा चाहिए। तो आप मुझे बताओ, बैंक आपका लिक्विडिटी नहीं चेक करेगा? भाई सरवाइव करेगा कि नहीं 20 साल, ये पता करोगे या नहीं करोगे बताओ? अगर बैंक आपको 2 करोड़ रुपया दे रहा है और आपका रीपेमेंट टेन्योर 15 साल है तो बैंक चेक करेगा ना कि आपकी सर्वाइवल के चांस है कि नहीं है। तो सॉल्वेंसी से आपकी सर्वाइवल को चेक करता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक आपका बिजनेस रन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इसको चेक करने के लिए बैंक जो इंस्ट्रूमेंट यूज करता है दैट इज कॉल्ड द सॉल्वेंसी रेशियो। और जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अभी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, इसको चेक करने के लिए बैंक क्या यूज करती है? लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में अब थोड़ा ध्यान देना, पता है यही 2 चीज को चेक करता है, बाकी चीज देखता ही नहीं। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का पोजीशन क्या है। हालांकि आपसे मांगेगा पूरा बैलेंस शीट बैंक, लेकिन आपको 6 महीने के लिए लोन चाहिए तो बैंक कहता है कि करंट एसेट पता करो इसका कितना है। करंट एसेट का मतलब सिद्धार्थ, ऑल दोज एसेट विच कन्वर्टेड इनटू कैश इन दिस फाइनेंशियल ईयर। आप देखो ना, आपको लगेगा ये कितनी प्रैक्टिकल बात है। अगर कोई आपसे 2 महीने के लिए पैसा मांग रहा है, यार पता करो इसको अभी आने वाला पैसा कितना है। इस साल में आने वाला पैसा 200 रुपया, आपने पता कर लिया स्टॉक कितना है, डेप्टर कितना है, बिल्स रिसीवेबल कितना है, प्रीपेड एक्सपेंस कितना है। करंट एसेट का नाम आपको याद करना है। बैलेंस शीट से सारे करंट एसेट को चुन चुन के अलग कर लो, समझ गए? और सारे करंट लायबिलिटी को, सर आई डोंट नो व्हाट इज करंट लायबिलिटी, एक तो यू शुड नो, और अगर नहीं जान रहे हो तो लर्न इट। करंट लायबिलिटी आर क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बिल्स, जितने भी तरह का ड्यूज कोई भी है जिसका रीपेमेंट इसी साल करेंगे। शॉर्ट टर्म लोन इसी साल में पेमेंट करना है, लोन है बट शॉर्ट टर्म है। अगर लॉन्ग टर्म लोन होगा दैट इज पार्ट ऑफ एनसीआई। It simply means you have to identify which one is the current liability if given in the balance sheet, which one is the current asset. एसेट और लायबिलिटी को कंपेयर करोगे, पता चल जाए एक आदमी का इस साल में आने वाला रुपया 200 है और पेमेंट 300 का करना है इसी साल के अंदर। आपको लग रहा है वो बंदे को पैसा देना उचित है? आप ही दोगे क्या? क्या बोलोगे भाई पहले से इतने लोग मांग रहे हैं, इसकी तो स्थिति पहले से खराब है, क्यों पैसा दूं? बैड डेप्ट हो जाएगा। बैंक अपनी लैंग्वेज में बोलता है एनपीए हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंक उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट करता है, लॉस हो जाती है। बैंक को भी किसी को पैसा देता है तो डूब जाता है। क्यों डूबता है पता है? अगर सही से उसका स्टेटस पता नहीं करे और लोन दे दे तभी डूबता है। अगर उसका बैकग्राउंड ऐसा है 200 रुपया आने वाला है और आप मुझे बताइए बस 85 रुपया पे करना है, मतलब सर
200 डिवाइडेड बाय 50 करें, करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी करें तो 4:1 आ रहा। 4:1 क्या इंडिकेट कर रहा है? हर 1 रुपए लाइबिलिटी के लिए बंदे के पास 4 रुपए का एसेट है। मतलब आराम से लाइबिलिटी को ऑन टाइम पे कर देगा और सरप्लस बचेगा और उस सरप्लस से मेरा भी पेमेंट हो जाएगा, बैंक आराम से दे देगा। अगर मान लो कि 200 का एसेट होता और 400 का लाइबिलिटी होता तो रेशियो क्या होता? 0.5:1। मतलब 1 रुपए के एसेट के लिए 50 पैसे की लाइबिलिटी है। ये तो ऑलरेडी इसकी हालत खराब है, इसको कहां से पैसा दें? तो बैंकिंग नॉर्म्स कहता है कि अगर 2:1 है तो माना जाता है कि आइडियल रेशियो होता है। मतलब हर 1 रुपए की लाइबिलिटी के लिए अगर 2 रुपए का एसेट है तो सरप्लस 1 रुपया है। अगर मैं पैसा दूं तो हमारा वापस आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बैंक देखता है। आप किसी को पैसा देते वक्त, कोई नॉर्मल इंसान भी अगर किसी को पैसा देता है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, तो वो ये देखता है यार इसके ये कितनों से मांगता है, पता करो। वो लोग अगर टाइम पर दे दे तो इसका कितना आने वाला रुपया, इसको कितना देना पड़ेगा। हम देखते हैं स्थिति, नहीं इसको कम देना है, ज्यादा रुपया मार्केट में है इसका, दे सकते हो पैसा, आ सकता है रिटर्न। लेकिन अगर उसका ऑलरेडी डेप्थ ज्यादा हो, लोन ज्यादा हो, लाइबिलिटी ज्यादा हो उसके एसेट से, आप पैसा देंगे क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो इतना प्रैक्टिकल चीज है कि आप करंट पोजीशन को जान रहे हैं। करंट पोजीशन का मतलब आप लॉन्ग टर्म नहीं देख रहे हैं, आप देख रहे हैं अभी की स्थिति इसका कैसा है। टेम्पररी लोन इसे पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस चीज को जानने के लिए बैंक जो रेशियो का इस्तेमाल करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट इज कॉल्ड द लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में हम लोग क्या चेक करते हैं? यहां पर देखना, पहला करंट रेशियो चेक करते हैं। करंट रेशियो, व्हाट इज करंट रेशियो सर? करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी को कंपेयर करके हम लोग करंट रेशियो चेक करते हैं। मैं लिखवा चुका हूं ये बात, कल भेजा भी था आपको कुछ स्क्रीनशॉट, जो परसों हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे। करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी, सर आई डोंट नो द डिफरेंट नेम ऑफ करंट एसेट गिवन, कल ही मैं भेजा हूं, उसमें सब करंट एसेट का नाम लिखा हुआ है, वो रट जाओ। करंट लाइबिलिटी सर नहीं जानते हैं, अरे सबको 11th में आया ना, उसको भी पता है। क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सब जो है ना करंट लाइबिलिटी होता। कुछ करंट एसेट उन्हें भी पता है, स्टॉक, डेटर, कैश, और क्या, बिल्स रिसीवेबल, हाँ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सब करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी। आई मीन टू से just want to check the current financial position when we use the liquidity ratio, जब हमें जरूरत हो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए, इस साल की पोजीशन कैसा है। जब बैंक में आप रिक्वेस्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं वर्किंग कैपिटल लोन के लिए, तो बैंक आपसे बैलेंस शीट मांगती है और बैलेंस शीट में वो कौन सा रेशियो चेक करती है? लिक्विडिटी रेशियो चेक करती है। और लिक्विडिटी रेशियो अगर आपका 2:1 है तो माना जाता है कि आइडियल रेशियो है। लेकिन इसके बाद में एक और आपको बात बताया जो बहुत ही लॉजिकल है कि करंट रेशियो पर अब भरोसा नहीं है, क्योंकि करंट एसेट जो होता है ना, करंट एसेट वो एक चीज को इंक्लूड करता है, किसको? स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को। आप जरा सा मेरे साथ एक प्रैक्टिकल सिचुएशन को सोचो ना, मैं बोल रहा हूं आपको यहां पे कि आप सोच क्या रहे हो? आप ये सोच रहे हो भाई इसे पैसा दूं या नहीं दूं। आप हो कौन? बैंक। कोई आदमी आपके पास पैसा मांगने आया, नीतीश, 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 नीतीश या नीतीश, नीतीश, कोई तुमसे पैसा मांगने आए तो क्या सोचोगे? भाई अगर इसका बिजनेस आज शट डाउन भी हो जाए, नहीं भी चले, पता करो इसके पास तुरंत में आने वाला रुपया, पता करो इसको तुरंत कितना पे करना पड़ेगा, और इसके पास सरप्लस है या नहीं है जो मुझे वापस कर पाएगा। वापस कर पाएगा तभी तो दोगे।
अगर मान लो ऑलरेडी उसका एसेट से ज्यादा लायबिलिटी है तो दोगे क्या पैसा? नहीं दोगे। अब एक बात बताओ, करंट एसेट में स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को बोलता है ना, ये कैश में कन्वर्ट नहीं होगा। सर ऐसा क्यों? आप सोच क्या रहे हो? अगर नहीं भी चले तो इससे पैसा आएगा और इसको देना पड़ेगा। पता करो कितना आएगा और कितना देना पड़ेगा। स्टॉक से कहता है कि अगर वाई स्टॉक से पैसा आएगा, क्यों शट डाउन होगा बिजनेस? अगर इसका स्टॉक मार्केट में नहीं चलेगा तभी तो शट डाउन होगा। अगर स्टॉक से कहता है कि इजीली कैश कन्वर्जन का चांसेस नहीं होता, तो कहता है क्विक एसेट चेक करो। क्विक एसेट, क्विक रेशियो। व्हाट इज क्विक रेशियो? क्विक रेशियो का मतलब वो पता करो जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए। करंट एसेट में तो सारा स्टॉक आपने ले लिया, सारे करंट एसेट को कंसीडर कर लिया, बट कुछ ऐसे भी एसेट होते हैं जिससे तुरंत में कैश कन्वर्जन के चांसेस नहीं होता। स्टॉक और अगले साल का पैसा किसी को दे दिए हो, क्या रियलाइज होगा इमीडिएटली? तो कहता है स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को करंट एसेट में मत लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस से क्विकली कैश कन्वर्जन के चांसेस बहुत ही कम है। अगर कोई डेटर है और डेटर पर अगर कोई प्रोविजन लॉस होने की संभावना है, उसे भी घटा देना, वो भी नहीं आएगा, तभी तो मैनेजमेंट प्रोविजन कर रहा है। तो कह रहा है कि क्विक एसेट को कंपेयर करो करंट लायबिलिटी से, तब रियल स्टेटस पता चलेगा। व्हाट इज क्विक एसेट? ऑल करंट एसेट में से दो चीज से बोल रहा है क्विकली पैसा कन्वर्ट नहीं होगा। वो कौन सा दो चीज है? वन इज स्टॉक एंड अदर इज प्रीपेड एक्सपेंस। कहता है अगले साल का पैसा दे दिए, रियलाइज नहीं होना। कह रहा है स्टॉक से पैसा इमीडिएट रियलाइज नहीं होगा, इन्वेंट्री से पैसा रियलाइज नहीं होगा। तो अगर मैं आपको यहां पर क्विक एसेट का मतलब क्या होता है, सर करंट एसेट में से स्टॉक को अगर घटा दें और प्रीपेड एक्सपेंस को घटा दें तो कौन सा एसेट आ जाता है? बताओ, क्विक एसेट। पता करो तुरंत पैसा कितना आना है। कुछ ऐसा भी एसेट है जिससे तुरंत पैसा नहीं आएगा, फालतू में उसको अगर ले लें, बाद में पता चले कि उससे पैसा ही नहीं आया तो हमारी एजम्पशन गलत हो जाए। तो क्विक एसेट पता करो। क्विक एसेट मतलब जो आसानी से कैश में कन्वर्ट होगा, क्विकली कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसको कंपेयर करो करंट लायबिलिटी से। और किसी किसी किताब में दिया हुआ है कि अगर ये 1:1 भी है ना तब भी ठीक है। क्यों? क्योंकि स्टॉक तो बचा है ना, मार्केट में बिकेगा, कुछ पैसा आएगा तो मुझे तो मिल ही जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस है, उसको रिकवर करेंगे तो मेरा पैसा मिल सकता है। तो कह रहा है क्विक एसेट को करंट लायबिलिटी से कंपेयर करो। यानी आपको दो रेशियो सीखना पड़ेगा, वन इज करंट रेशियो, वन इज क्विक रेशियो। यानी लिक्विडिटी के अंदर दो रेशियो होता है, वन इज करंट एंड अदर इज क्विक। कोई आपसे पूछ सकता है, सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल में आपको पूछ सकता है वाइवा में कि व्हाई क्विक रेशियो इज रिक्वायर्ड। तो some current asset which cannot converted into cash easily, those are excluded from the current asset, like stock and prepaid expenses. By the quick ratio we can check the real current financial position of the business, कि तुरंत में कितना रुपया आना है और तुरंत देना तो पड़ेगा ही आपको। करंट लायबिलिटी में कुछ मत घटाना, जो देना है वो उसको कम मत करो। कंजर्वेटिव कंसेप्ट से अकाउंट चलता है। प्रोविजन क्यों करते हो आप? श्योर है क्या वो नहीं देगा पैसा? एजम्पशन लेते हैं कि पिछले 10 साल से देख रहे हैं 10% बैड डेट होता है, तो मान के चल रहे हैं इस बार भी उधार बेच रहे हैं तो 10% होगा ही। तो आप मुझे बताओ क्विक एसेट कैसे निकालोगे? सर करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को घटाएंगे तो हमें क्विक एसेट पता चलेगा, और क्विक एसेट है जो आसानी से जल्दी में कैश में कन्वर्जन हो जाएगी। तो कितना क्विकली आना है रुपया और कितना इस साल देना है, इसको कंपेयर करके वी कैन चेक द क्विक रेशियो ऑफ द बिजनेस। मतलब शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए वी कैन यूज टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। कौन कौन सा? वन इज द करंट रेशियो एंड अदर इज द क्विक रेशियो। करंट रेशियो में हम सारे
करंट एसेट को लेते हैं। सारा करंट एसेट बोले तो स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस को भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन क्विक एसेट में हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को कंसीडर नहीं करते। हाँ जी, एक्रूड इनकम वो करंट एसेट का पार्ट है। देखो, दो ही बात मैनेजमेंट इसमें लिखा हुआ है किताब में। मैंने कल लास्ट डे आपको बताया था डेप्टर जैसे है, तो प्रोविजन बताया था माइंड। उसके बाद एक्रूड इनकम इज करंट एसेट, लेकिन एक्सक्लूड करने के लिए दो ही चीज को बोला है, एक तो स्टॉक और एक प्रीपेड एक्सपेंस। आप बुक में देखिएगा, तो आप इसी दो चीज को कंसीडर नहीं करेंगे क्विक एसेट। और प्रीपेड एक्सपेंस तो रेयर मिलेगा, सबसे ज्यादा स्टॉक मिलेगा। तो कई, अगर मैं आपको एक लाइन अब बोलूं तो चलेगा कि करंट रेशियो और क्विक रेशियो में अंतर का कारण क्या है, कोई पूछ सकता है आपको। स्टॉक, कोई कंपनी का करंट रेशियो बहुत अच्छा है लेकिन क्विक रेशियो इज नॉट गुड, रीजन क्या है पता है? उस कंपनी ने अपना बहुत ज्यादा पैसा स्टॉक में इन्वॉल्व कर रखा है। तो करंट रेशियो और क्विक रेशियो में, नाम से देखो, करंट रेशियो से हम करंट फाइनेंशियल पोजीशन चेक करते हैं, लेकिन एक्चुअल करंट फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए करंट रेशियो नहीं, क्विक रेशियो। बहुत सारी कंपनी स्टॉक की वैल्यूएशन ज्यादा कर देती है। AS2 में स्टॉक का वैल्यूएशन है, आप आगे पढ़ेंगे सीए में, लिफो मेथड होता है, फीफो मेथड होता है, एवरेज स्टॉक मेथड होता है। वैसे आपने ये भी पढ़ा है कि स्टॉक वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर। कहता है लोअर पे कंसीडर करना चाहिए। अगर आप हायर पे कर लोगे, आपका करंट रेशियो बढ़िया होता है। कई क्वेश्चन में आप देखोगे कंपनी का करंट रेशियो इज आइडियल बट क्विक रेशियो इज वेरी पुअर। व्हाई? रीजन कि मैक्सिमम फंड उस कंपनी ने अपना स्टॉक में इन्वॉल्व कर रखा। मतलब ये चैप्टर मैं क्यों आसान बोल रहा हूं पता है आपको? इफ यू अंडरस्टैंड द करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, आप इस रेशियो का इस्तेमाल करके एनालिसिस कर सकते हैं कि पोजीशन कैसा है कंपनी का, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी का कैसा है। ये बातें आप लिक्विडिटी रेशियो से चेक कर सकते हैं। अब देखो, थोड़ा गणित है। गणित क्या है कि कभी करंट लायबिलिटी दे देगा और आपको करंट रेशियो भी दे देगा, करंट एसेट निकालना है, नहीं निकाल लोगे? बताओ, ये फॉर्मूला आता है। कभी आपको करंट एसेट दे देगा, करंट लायबिलिटी दे देगा और क्विक रेशियो दे देगा, तो स्टॉक नहीं निकाल लोगे क्या? तो यही सब हम लोग निकाल रहे हैं कि कोई भी ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट। एक दो क्वेश्चन आपने किया, एक कंपनी का रेशियो है 2:1, उसे लग रहा है कि आइडियल रेशियो या 1.5:1 है, उसे लग रहा है कोई ट्रांजेक्शन कर लूं और इसे 2:1 कर लूं तो आइडियल होता है। वो क्या करेगा? कोई शॉर्ट टर्म लोन का रिपेमेंट कर देगा, यानी कोई लेन देन से उसके करंट रेशियो पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? क्या उस लेन देन से उसका करंट रेशियो बढ़ेगा, घटेगा या अल्टर नहीं होगा? जैसे मैं आपको बोलूं कि अगर मान लो मैं बोलूं ये एसी में क्या किया, एसी डिस्ट्रॉय हो गया, तो आप मुझे बताओ इसका करंट एसेट पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो बहुत सारा ऐसा भी ट्रांजेक्शन है जिसको करंट एसेट, करंट रेशियो पर कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन किए हैं वैसा कि बताइए इस लेन देन से हमारा करंट रेशियो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या अल्टर नहीं होगा। तो आपका जो क्वेश्चन है, सबसे पहला काम क्या करो अगर करना चाहो तो, क्या नाम है बच्चा का, भूल रहा हूं। हाँ, नहीं नहीं, आपके आगे, अरे आप ही को बोल रहा हूँ, पीछे क्या देख रहे? प्रिंस, यस प्रिंस। अगर करना चाहो तो सबसे पहला काम घर जाके क्या करोगे कि सर करंट एसेट का 10 नाम तैयार कर लेंगे। 10 से ज्यादा आता भी नहीं है, अब देख लो, 10 नाम तैयार करना पड़ेगा। अब कुछ नाम तो मैं बोल रहा हूं आपको, जैसे सब जानता है, 11th में जो अभी एडमिशन लिया है ना, उससे भी पूछोगे तो वो भी बता देगा सर, कैश, कैपिटल, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग नहीं, देखो बिल्डिंग बोल रहा है, फिक्स एसेट होता है बिल्डिंग, बिल्डिंग प्लांट मशीन, ये सब कंफ्यूजन होता है कब? जब तैयार नहीं रहेगा।
फिक्स एसेट और करंट एसेट में अंतर ही नहीं पता होगा, कैसे आप रेशियो कर पाओगे? अब नन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी में अंतर ही नहीं पता होगा, तो आप कैसे रेशियो कर पाओगे? रेशियो ही नहीं, आगे ना तो आप सीएफएस कर पाओगे और ना ही आप वो जो तीसरा चैप्टर है जिसमें आप बैलेंस शीट बनाने वाले हो वो कर पाओगे। तो कुछ नाम आपको जाके तैयार करना पड़ेगा। दीज आर द करंट एसेट, दीज आर द फिक्स टेंजिबल एसेट्स। जो बिल्डिंग आप बोल रहे हैं ना वो टेंजिबल है। इंटेंजिबल का नाम कुछ गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, ट्रेडमार्क, ऑल दीज आर द इंटेंजिबल एसेट्स। तो आपको ये अलग अलग पता होना चाहिए। कुछ बच्चे को बैलेंस शीट आता ही नहीं है, उनको ये दिया रहता है, एनसीएल दिया रहेगा, कैपिटल दिया रहेगा, टोटल एसेट दिया रहेगा, करंट लायबिलिटी बिना कैसे निकालोगे करंट रेशियो, और उन्हें करंट लायबिलिटी पता ही नहीं। तो अगर मैं बैलेंस शीट को इक्वेशन बनाऊं तो ये बना सकता हूं, देखना। तो इक्विटी, अगर साइंस वाले को पढ़ाना हो तो कैसे बोलूं, देखना। इक्विटी प्लस डेब्ट बराबर एनसीए प्लस सीए लिख सकता हूं। देखो, दिस इज एक्चुअली द बैलेंस शीट। इक्विटी मतलब मालिक का पैसा, डेप्ट नॉट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एनसीएल सीएल, एनसीए एनसीए टेंजेबल टेंजेबल, इंटेंजेबल इंटेंजेबल, मतलब दिस इज टोटल डेप्ट। नो आई कैन से वन थिंग, क्या हो गया, ये एनसीएल ये सीएल लिख लो। जो जो नहीं आता है सुनना नहीं है, मैं वो प्रवचन नहीं कर रहा हूं। नहीं आता है तो इसको कॉपी करना है। क्या हो गया, जिनको जिनको नहीं आ रहा है ये सब प्लीज कॉपी कर लीजिए। इसलिए क्योंकि आपको दो चार बातें तैयार करना, बैलेंस शीट जब तक तैयार नहीं होगा ना, ये रेशियो नहीं समझ में आएगा। बैलेंस शीट में ज्यादा बातें नहीं करनी है अभी। अभी कैपिटल मैं फिर से लिख रहा हूं, प्लस टोटल डेप्ट, टोटल डेप्ट। सर अभी तो आप थोड़ी देर पहले कुछ और लिखे थे, बराबर फिक्स एसेट प्लस करेंट एसेट। टोटल डेप्ट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी। ठीक है, अब मुझे बताओ इस इक्वेशन में कोई भी एक चीज मिस हमें चाहिए, क्या पता है? करंट रेशियो हम लोग चेक कर रहे हैं, करंट रेशियो, करंट लायबिलिटी और करंट एसेट चाहिए। सर अगर क्विक रेशियो चाहिए तो क्या करेंगे? करंट एसेट में से मेनली स्टॉक को माइनस कर दें। अगर क्विक रेशियो चाहिए तो हम क्विक एसेट को कंपेयर करेंगे करंट लायबिलिटी से, और अगर हमें करंट रेशियो चाहिए तो करंट एसेट को कंपेयर करेंगे करंट लायबिलिटी से। अगर ये रेशियो 2:1 आ जाएगा तो माना जाएगा कि ये आइडियल रेशियो है, आइडियल रेशियो। सर अगर 4:1 आ जाए तो और बढ़िया। 2:1 से ऊपर जितना है उतना हमारे लिए सेफ है, सामने वाले को पैसा देना। बट 2:1 तक भी माना जाता है कि रेशियो बढ़िया है, मतलब हर एक लायबिलिटी को पे करने के लिए आपके पास डबल एसेट है। तो इतना बोलने का मतलब ये था कि अगर आप पहले क्लास में नहीं भी थे तो आप इस चैप्टर को समझ सकते हो। करंट एसेट और इस चैप्टर को ना बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक बार तैयार कर लो, आई थिंक ये खत्म हो जाएगा। मुझे लगता नहीं है ज्यादा बार पढ़ने की जरूरत, क्योंकि फॉर्मूला आपका तैयार होना चाहिए, प्रैक्टिस आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। अब कंपनी है, ओवर सब्सक्रिप्शन में बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है, आप जितना प्रैक्टिस करो उतना कम है। अब डिवेंचर है, क्या पढ़ोगे बार बार ये बताओ? एक डिवेंचर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश,
डिवेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, डिवेंचर पैरेलली रिडेम्पशन और इशू के लिए करते हैं तो क्या होता है, और रिडेम्पशन जो है वो कभी भी डिस्काउंट पर नहीं होगा लेकिन इशू डिस्काउंट पर भी होगा। ये बातें हम लोगों ने पढ़ा। और उसमें क्या बार बार पढ़ोगे, हाँ कंपनी में जितना पढ़ो आप उतना बढ़िया, पार्टनरशिप प्रैक्टिस का चीज है, जितना आप प्रैक्टिस करो। बट ये तो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, फॉर्मूला आपका अगर 11 क्लियर है तो आई थिंक कहीं तो दिक्कत ही नहीं है। आप पढ़ के आए हो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लायबिलिटी, इक्विटी के बारे में। तो यू आर गोइंग टू चेक द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए बैलेंस शीट में जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी होता, बस उसी को हम देखते हैं। ना तो मुझे एनसीएल से मतलब, ना ही मुझे फिक्स एसेट से मतलब, ना ही मुझे इक्विटी से मतलब किससे, मतलब से। कौन सा वो मतलब है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। अंकित बीच बीच में सोना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, फुल एनर्जी दिखना चाहिए मुझे। सुबह सुबह है, देखो एकदम तैयार हो जाएगा, ध्यान देना बस। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, सर आई डोंट नो व्हाट इज करंट एसेट एंड आई डोंट नो द डिफरेंट एग्जांपल ऑफ करंट एसेट। तैयार करना घर जाके, सब दिया हुआ है किताब में, एक पूरा लिस्ट बना करके, ये सब करंट एसेट है। करंट लायबिलिटी का पूरा लिस्ट दिया हुआ, उसको तैयार कर लेना है। करंट एसेट को आप फिल्टर करेंगे, करंट लायबिलिटी को फिल्टर करेंगे, और दोनों को कंपेयर करके इफ रेशियो इज मोर देन 2:1, आप बोलेंगे बहुत बढ़िया रेशियो है, आराम से कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसे वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड कर सकती है। अब एक बार मैं थ्योरी में आपको दो बताया था, बैलेंस शीट एनालिसिस कर रहे थे हम लोग, तो एक मैंने आपको क्या बताया, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी से यस क्या चेक करते हैं सर, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए सर हमारे पास दो टूल्स है, नंबर 1 करंट रेशियो और नंबर 2 क्विक रेशियो। करंट रेशियो निकालने के लिए सर हमें पता चल गया कि करंट एसेट को, सारा करंट एसेट को करंट लायबिलिटी से कंपेयर करेंगे। बट सर हमें अगर क्वेश्चन में क्विक रेशियो पूछेगा तो करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर देंगे और उसको कंपेयर करेंगे किससे, करंट लायबिलिटी से। अगर ये दोनों रेशियो 2:1 हो तो माना जाता है कि सेफ जोन में बिजनेस है, मतलब हर 1 रुपया लायबिलिटी के लिए 2 रुपया एसेट आने वाला है। तो दोनों रेशियो, ये थोड़ा ज्यादा फिल्टर्ड रेशियो है। हम ये चेक करते हैं इसमें क्विकली कौन कौन सा पैसा आएगा, जल्दी में कौन कौन सा पैसा आएगा। बट इन करंट रेशियो स्टॉक इंक्लूड होता है और क्विक रेशियो में स्टॉक एक्सक्लूड होता है। यही बस ध्यान में आपको रखना है। यानी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी से आप शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को चेक कर सकते हैं। क्या रटोगे इसमें बताओ, हर एक आदमी को आप जाके पूछो जो फाइनेंस में वर्क करते हैं, उन सबको पता है लिक्विडिटी रेशियो क्या। लिक्विडिटी से हमारा फाइनेंशियल, शॉर्ट टर्म अगर आप पैसा लेने जाओगे ना बैंक में, तो आपको अपना लिक्विडिटी रेशियो सही करके जाना पड़ेगा, तभी आपको आपका लोन पास होगा। इट मस्ट बी 2:1, 2:1 होगा तभी जाकर के आपको, अगर वो 0.5:1 होगा कोई पैसा नहीं देगा आपको। ऑलरेडी आपके लायबिलिटी से आपके एसेट से आपकी लायबिलिटी दोगुनी है, कोई आपको रुपया देगा क्या। अगला जो हम लोग बात कर रहे थे, इस पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अभी। अगला जो बात कर रहे थे वो भी आपको लगेगा कि सर बिल्कुल लॉजिकल है, एक बार सुनना। दूसरा जो रेशियो था दैट इज सॉल्वेंसी रेशियो। पता है ये क्या होता है, ये रेशियो में आप टेम्पररी पोजीशन नहीं चेक करते। आपके पास सामने वाला क्लाइंट आपसे 10 साल के लिए पैसा मांग रहा, इस साल में रिपेमेंट नहीं करेगा। आपके लिए, बैंक के लिए ये लोन क्या है पता है, एसेट, और कस्टमर के लिए क्या है, लायबिलिटी। आपसे लंबे टाइम के लिए पैसा मांग रहा है, आप क्या चेक करोगे बताओ, टेम्पररी पोजीशन थोड़ी चेक करोगे। टेम्पररी तो तब चेक करते जब छोटे टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसे पैसा चाहिए। आपसे मांग रहा है पैसा फिक्स कैपिटल के लिए,
वो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन खरीदेगा। तो बड़ा पैसा चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, बड़ा पैसा जो होगा, क्या उसका रीपेमेंट इसी साल में होगा? इट विल टेक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो बैंक क्या चेक करता है आपको पता है? वो लिक्विडिटी चेक नहीं करता, वो चेक करता है सॉल्वेंसी। मतलब सर, लॉन्ग टर्म अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन यानी अपनी लायबिलिटी को पेमेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इस चीज को चेकिंग करने के लिए हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो चेक करते हैं। और शॉर्ट टर्म ये अपना लायबिलिटी को पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये चेक करने के लिए हम लिक्विडिटी रेशियो चेक करते हैं। क्लियर? अब आप जरा देखो सॉल्वेंसी में, प्लीज इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि मैनेजमेंट पढ़ाने में मेरे लिए आसान हो जाएगा जब मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा और वहां पर मैं एक वर्ड यूज करूंगा कैपिटल स्ट्रक्चर, और वहां पर मैं बार बार रिपीट करूंगा डेब्ट इक्विटी। यानी आपको ये सॉल्वेंसी रेशियो की जरूरत बीएसटी में होने वाला है। अगर आप ईपीएस लिए हुए स्टेट बोर्ड में हैं, अगर आपका ये तैयार हो गया, वहां 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाए सॉल्वेंसी रेशियो। तो आइए सॉल्वेंसी रेशियो पर ध्यान से देखो। एक लाइन बोल सकता हूं यस, कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैन चेक बाय दिस टूल्स। इस टूल से क्या पता चलता है? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। थोड़ा नाम से ध्यान से देखो, एक बार मैं फिर से बनाता हूं बैलेंस शीट, और कंसेप्ट समझना है एक बार, फिर बस इसको रटना पड़ेगा अपने को आगे। कंसेप्ट क्या है पता है? एक तो ये मैं दोबारा लिख लेता हूं, फिक्स एसेट, करंट एसेट, ये नहीं ना लिखूं टेंजिबल इंटेंजिबल, चलेगा ना? मैं इधर लिखता हूं इक्विटी, एनसीएल, सीएल, दोनों तरफ बराबर, ये बैलेंस है। पहला बोल रहा है, पहला आप क्या चेक करोगे पता है? डेब्ट एंड इक्विटी रेशियो। डेब्ट एंड नहीं लिखा हुआ है, डेब्ट इक्विटी रेशियो आप लिखे होगे शायद। सॉल्वेंसी में क्या क्या चेक करते हैं? डेब्ट इक्विटी रेशियो। एक बात बताओ प्लीज, ध्यान से मेरी बात सुनना। ये एनसीएल क्या है पता है? डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट। और ये इक्विटी क्या है पता है? मालिक का पैसा। आप मुझे एक बात बताओ, किसी आदमी का उधार, उसके व्यापार में उधार मालिक के पैसे से ज्यादा हो जाए, तो क्या बिजनेस सरवाइव करेगा लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक? आप मुझे बताओ। अगर उधार और मालिक का पैसा, ओनर्स फंड, प्रोप्राइटर का पैसा इज कॉल्ड इक्विटी एंड एनसीएल इज कॉल्ड डेब्ट। अगर डेब्ट बहुत ज्यादा है इक्विटी से, सर अगर उधार ज्यादा होगा, थोड़ा सोचो ना सर, उधार पे ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज खर्चा होता है, और खर्च से बिजनेस की प्रॉफिट डाउन होगी, और इक्विटी, और जब भी प्रॉफिट कम होगा तो कैपिटल क्या होगा? रिड्यूस होगा। आने वाले टाइम में धीरे धीरे लोन ज्यादा और मालिक का पैसा कम, व्यापार चल ही नहीं पाएगा। आप क्या चेक कर रहे हो? ध्यान से सुनना। आप अब शॉर्ट करंट लायबिलिटी की बात नहीं कर रहे हो, अब आप पता कर रहे हो कि बिजनेस में ऑलरेडी पहले से कितना उधार है और कितना मालिक का पैसा। अगर मालिक का पैसा और उधार में आप कंपेयर करें, अगर डेब्ट ज्यादा है, हालांकि आपको पता होना चाहिए कि डेब्ट पे इंटरेस्ट देना पड़ता और इक्विटी पे डिविडेंड देना पड़ता। आप आगे पढ़ोगे ना तो आपको एक और बात दिखेगा कि डेब्ट सस्ता साधन होता है पैसा अरेंज करने का, और इक्विटी महंगा साधन होता है पैसा अरेंज करने का। लेकिन इक्विटी जो होता है वो परमानेंट नेचर का होता है, लेकिन डेब्ट का रीपेमेंट करना पड़ेगा एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद। इवन डिवेंचर भी 10 साल में वापस करना पड़ेगा। दिस इज नॉट परमानेंट नेचर। तो दोनों का कुछ मेरिट है, कुछ डिमेरिट है। मेरिट क्या है? मेरिट क्या है इक्विटी का? कि डिविडेंड तभी देना है जब फायदा हो, लॉस है तो डिविडेंड देने की जरूरत नहीं। डेब्ट का मेरिट क्या है? सस्ता होता है। इक्विटी का मेरिट क्या हुआ?
डिविडेंड तभी देना है जब प्रॉफिट होगा। डेब्ट में नुकसान क्या है? ब्याज देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। तो आप जरा देखो, दोनों इक्विटी मतलब प्रोप्राइटर का पैसा, ओनर का पैसा, और डेब्ट का मतलब उधार। आप बैलेंस शीट में देखते हो इस बिजनेस का यही चीज चेक होता है। आप कई बार शेयर वगैरह भी आप देखेंगे ना, तो वहां पर डेब्ट इक्विटी रेशियो होता है कंपनी का, कई बार दिखेगा 16:1। मतलब आप क्या समझोगे? क्या हो गया भाई? मैं बोला था इसमें लगाने के लिए, बताओ डिस्टर्ब हो गया ना। 2 मिनट। डेब्ट इक्विटी रेशियो में आप उधार को कंपेयर करते हैं, टोटल उधार कितना है और टोटल ओनर का पैसा कितना है। अगर ओनर का पैसा से आपको एक बात पता चल रहा होगा कि ओनर के पैसे से सर परमानेंट पैसा है, ओनर के पैसे पे डिविडेंड, शेयर होल्डर को डिविडेंड तभी देना है जब फायदा होगा। लेकिन सर अगर इक्विटी से पैसा अरेंज किए तो कंपैरेटिवली ब्याज सस्ता होता है डिविडेंड के कंपेयर में, लेकिन ब्याज देना ही पड़ेगा इवन इन केस ऑफ लॉस। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो से हम ये चेक करते हैं कि हमारे बिजनेस का ओनर का पैसा कितना है और पहले से उधार कितना है। अगर पहले से उधार ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो आप मुझे बताओ क्या कंपनी लॉन्ग टर्म सरवाइव कर पाएगी? और जब कंपनी लॉन्ग टर्म सरवाइव ही नहीं कर पाएगी तो व्हाट डू यू थिंक, वहां पर क्या आपको पैसा देना करेक्ट डिसीजन होगा? आप सॉल्वेंसी चेक कर रहे हो, सामने वाला आपसे पैसा 10 साल के लिए मांग रहा है, और 10 साल के लिए आप पैसा, 10 साल व्यापार तो तभी चलेगा ना जब ऑनर की कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो। अगर ऑलरेडी उधार ज्यादा है तो क्या आपको लग रहा है इट विल सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? हालांकि आगे जब पढ़ोगे ना तो कंपनी का मैनेजमेंट कोशिश ये करता है कि ज्यादा पैसा हम डेब्ट से ले, क्यों? सस्ता होता है। इक्विटी से हम ज्यादा पैसा नहीं ले, इक्विटी से अगर ज्यादा पैसा लेंगे तो हमारे कंपनी को क्या पे करना पड़ेगा? डिविडेंड, और डिविडेंड कंपैरेटिवली क्या होता है? महंगा होता है। तो आपको डेब्ट और इक्विटी मतलब सर उधार और मालिक का पैसा कितना है ये पता करना पड़ेगा। पहला रेशियो आप सीखेंगे। डेब्ट में सर क्या क्या आता है? जितने भी लॉन्ग टर्म रीपेमेंट करना पड़ेगा। अगर मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपको कंपनी में एक बात बताना, टोटल एसेट दे दे 100 रुपए का और सीएल दे दे 5 का और एनसीएल दे दे 20 का, तो आप मुझे बताओ इक्विटी आप नहीं निकाल लोगे? क्या करोगे? सर फिक्स एसेट प्लस करेंट एसेट बराबर सीएल प्लस एनसीएल प्लस इक्विटी होता है। लिख सकता हूं इस तरीके से। आप मुझे बताओ 100 लिख दूं इस दोनों के बदले, बराबर सीएल कितना 5 प्लस एनसीएल कितना 25 प्लस एक्स लिख दूं इक्विटी के जगह पर, तो एक्स कितना हो जाएगा बताओ? सर 100 माइनस 30 70 इक्वल टू एक्स, एंड व्हाट इज एक्स? एक्स इज द कैपिटल। तो कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए ना इक्विटी दिया रहेगा ना डेप्ट दिया रहेगा, कोई दोनों में से एक फिगर आपको निकालना पड़ेगा। अगर मैं आपको टोटल डेप्ट दिया हुआ है, आप मुझे बताइए टोटल डेप्ट दिया हुआ है 30, जिसमें करंट लायबिलिटी 5 दिया हुआ है, तो एनसीएल कितना होगा बताओ? 25, क्योंकि एनसीएल प्लस सीएल बराबर टोटल डेप्ट। इफ एनसीएल इज नॉट गिवन, यू रिक्वायर द एनसीएल, एनसीएल इज कॉल्ड डेप्ट। करंट लायबिलिटी इज गिवन, तो टोटल डेप्ट में से अगर हम करंट लायबिलिटी को घटा दें तो नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में मैथमेटिकली यही दे सकता है, या सर इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस को जोड़ दें, ये भी क्या हो जाता है? टोटल इक्विटी हो जाता है। इस अप्रोच को कहते हैं एसेट अप्रोच और इस अप्रोच को कहते हैं लायबिलिटी अप्रोच। आप देखना कैसे हम कैपिटल इंप्लॉयड निकालते हैं, दो तरीके से निकाल सकते हो, बातें वही आएगी। ये 25 है, ये टोटल 100 है, तो आप मुझे बताओ इधर कितना आएगा? 75।
या तो आप डायरेक्ट देख लो इक्विटी 75, दैट इज लाइबिलिटी अप्रोच, एसेट देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी, या दोनों एसेट को जोड़ लो और लाइबिलिटी को घटा दो, तब भी क्या आएगा 75। दिस इज कॉल्ड एसेट अप्रोच। यानी आपको कैपिटल इंप्लॉयड निकालना पड़ेगा। तो पहला आप रेशियो सॉल्वेंसी चेक करने के लिए कौन सा यूज करेंगे? डेब्ट इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है, लिख लेना, डेब्ट बाय इक्विटी। डेब्ट बाय इक्विटी, डेब्ट यानी उधार कितना है, बाय इक्विटी यानी मालिक का पैसा कितना। डेब्ट बाय इक्विटी। सर डेब्ट कैसे पता चलेगा? तो एनसीएल आपको रटना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा कि एनसीएल कौन कौन सा होता है। एक तो डिबेंचर होता है, एक टर्म लोन होता है, और कुछ एनसीएल का लिस्ट में नाम दिया हुआ है। वो सब अगर दिखे तो आप समझ जाना कि ये नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट। इक्विटी क्या होता है? इक्विटी का मतलब मालिक का पैसा, चाहे वो इक्विटी शेयर में हो, प्रेफरेंस शेयर में हो, या फिर रिजर्व और सरप्लस हो, जो मालिक का है, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलते हो जिसको, वो भी किसका पार्ट होगा? इक्विटी का पार्ट होगा। दूसरा आप चेक करते हो, प्लीज ध्यान से देखना, जितना भी आप पढ़ोगे ना आपको लगेगा कि ये सब लॉजिकल है। क्या पूछता है पता है? टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। इससे क्या पता चलता है देखना, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। दूसरा, चार पढ़ेंगे हम लोग, अभी हम लोग एक बार थ्योरी पढ़ रहे हैं, बुक देना एक बार, ये चैप्टर निकालो। टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो मतलब हमारे टोटल प्रॉपर्टी में, आप प्लीज ध्यान से देखना, डेब्ट की कवरेज कितनी। अगर टोटल प्रॉपर्टी में आपका जितना भी टोटल एसेट है उसमें डेब्ट ज्यादा है, उधार ज्यादा है, इसका मतलब बिजनेस का पोजीशन नॉट गुड, इट विल नॉट सर्वाइव। सारा का सारा प्रॉपर्टी उधार करके लिया है, यानी आप टोटल एसेट में डेब्ट की कवरेज को खोजते हो, और टोटल एसेट में अगर डेब्ट की कवरेज ज्यादा होगी तो आप मुझे बताओ क्या बिजनेस सरवाइव कर पाएगा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक? मतलब सर अगर ये पूछेगा तो क्या करेंगे, ये पूछेगा तो आप ये करोगे कि पहले फिक्स एसेट और करंट एसेट को क्या कर लोगे, जोड़ लोगे। इससे क्या आपको पता चल जाएगा, टोटल एसेट पता चल जाएगा। और अगर टोटल लायबिलिटी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप टोटल लायबिलिटी में से करंट लायबिलिटी को घटा, टोटल लायबिलिटी नहीं, टोटल डेप्ट दिया हुआ है तो उसमें से करंट लायबिलिटी को घटा दोगे तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पता चल जाएगा। यानी फॉर्मूला आप लिख लो एक बार, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेप्ट। टोटल एसेट डिवाइडेड बाय उधार। हमारे प्रॉपर्टी में उधार की कवरेज कितनी, अगर उधार की कवरेज ज्यादा होगी तो आप क्या बोलोगे, सर पोजीशन बहुत अच्छा नहीं है। यानी आपको डेप्ट लर्न करना ही पड़ेगा। कौन कौन सा लॉन्ग डेप्ट, मतलब लिख लेना यहां पर, लॉन्ग टर्म डेप्ट, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म डेप्ट। कितना आपका लॉन्ग टर्म डेप्ट है। प्लीज लॉजिक नहीं समझोगे, याद कर भी लोगे तो आप एनालिसिस नहीं कर पाओगे। बोल क्या रहा है प्लीज ध्यान से देखो, आपको बैलेंस शीट के दोनों साइड की जरूरत पड़ रही है। आप टोटल एसेट निकालोगे, और टू फाइंड टोटल एसेट, सर फिक्स एसेट करंट एसेट को जोड़ देंगे तो टोटल एसेट। अगर फिक्स एसेट अलग दिया है, करंट एसेट अलग दिया है, तो दोनों को जोड़ देंगे तब टोटल एसेट पता चलेगा। इफ टोटल एसेट इज गिवन तो आपका काम और आसान कर दिया। अगर टोटल डेप्ट दिया हुआ है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, करंट लायबिलिटी को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तब तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी निकालोगे। और अगर मान लो कि नॉन करंट लायबिलिटी ही दिया है तब तो आप आराम से निकाल लो। तो कह रहा है कि टोटल एसेट, नाम से कितना क्लियर है देखो, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, मतलब हमारे टोटल एसेट में डेप्ट का कितना पोर्शन।
एक बात बताओ, एक व्यापार है जिसके पास 5 करोड़ की एसेट्स, 4.5 करोड़ का उधार है। अब क्या बोलोगे? 90% तो इसकी प्रॉपर्टी पर लोन की कवरेज है, यानी 10% मालिक का पैसा है, 90% उधार लेके किया है। जब भी आपको लगे कि टोटल एसेट में डेब्ट की कवरेज ज्यादा है, आपको रिस्क एलिमेंट दिखने लगे, आपको लगेगा इट विल नॉट सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और अगर लंबे टाइम के लिए इसे पैसा दें, इतना ज्यादा इसका लोन है पहले से, मुझे तो लग रहा है चलेगा या नहीं चलेगा। मतलब आप करने क्या जा रहे हो, आप बैलेंस शीट का डिटेल एनालिसिस करने जा रहे हो, इसके बैलेंस शीट में इसकी प्रॉपर्टी में कवरेज कितना है, किसका? डेब्ट का। अगर डेब्ट की कवरेज ज्यादा है, मतलब प्रोप्राइटर का पैसा कम, मतलब बिजनेस ने सस्ते इक्विपमेंट का ज्यादा इस्तेमाल किया, बिजनेस का रिस्क डेंजर सिग्नल है ज्यादा, अब इसे पैसा देना मतलब। अब सोचो ना, एक और चीज सोचो थोड़ा सा मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। आने वाले टाइम में एसेट का वैल्यू धीरे धीरे कम होगा, डेप्रिसिएशन होगा। जो वैल्यू दिख रहा है आने वाले 5-10 साल में, एसेट जो 100 करोड़ दिख रहा है, डेप्रिसिएशन होकर 75 होगा। और लायबिलिटी जो 50 करोड़ 90 करोड़ दिख रहा है, वो ब्याज के साथ बढ़ेगा। आने वाले टाइम में पूरे एसेट पर किसकी कवरेज हो जाएगी? लोन की कवरेज हो जाएगी। अब मालिक का पैसा रहेगा ही नहीं बिजनेस में, पूरा का पूरा डेब्ट मेकिंग कंपनी हो जाएगी। क्या आपको लग रहा है ये सरवाइव कर पाएगा? मिश्रा जी, मेरी बात सुनिए ना, ज्ञान की बातें कर रहा हूं मैं, उसकी बातें सुन रहे हैं। सक्षम, इधर हो, तभी सक्षम होगे समझने में। मिश्रा जी की बात मत सुनो, उल्टी सीधी बातें समझा देगा। नहीं कुछ बोल रहे हो, पता नहीं, मुझे ऐसा लगा। ओके सॉरी। अब मिश्रा जी ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर वंस यू अंडरस्टैंड दिस, मुझे नहीं लग रहा मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। आप सॉल्वेंसी सर्वाइवल चेक कर, क्या बिजनेस लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। लॉन्ग टर्म सर्वाइव कब करेगा पता है आपको? जब उधार कम। दिमाग में तो ये रखिए, उधार ज्यादा लेना मतलब रिस्क को बुलाना। पहले में आप चेक किए डेब्ट और इक्विटी, मतलब उधार और मालिक का पैसा का रेशियो क्या। हालांकि मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उधार से जो पैसा आता है, मैं आपको बता दिया, वो सस्ता साधन होता है। तो मैनेजमेंट हमेशा कोशिश करता है कि डेब्ट से ज्यादा पैसा अरेंज करें, क्योंकि इक्विटी से जो पैसा अरेंज करेंगे उसमें प्रॉफिट का पोर्शन देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। तो मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डेब्ट से पैसा लेना कंपैरेटिवली सस्ता होता है। बट आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिए, आप बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। तो आपको लगेगा उधार ज्यादा मतलब रिस्क ज्यादा, पहले ही मालिक का पैसा कम उधार ज्यादा। क्या ये चलेगा लंबे टाइम तक? तो आपको यही बता रहा है, डेब्ट इक्विटी रेशियो में आप चेक करेंगे कि प्रोप्राइटर का पैसा कितना है और आउटसाइडर का फंड कितना है। अगर प्रोप्राइटर का पैसा कम है तो रिस्क है, बहुत ज्यादा अगर बाहर वाले से पैसे लिए हो तो डेंजर सिग्नल में जा रहा है बिजनेस, इट विल नॉट सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा में और क्लैरिटी कर रहे हो आप, डेब्ट इक्विटी से तो मुझे लगता है सब कुछ पता चल रहा है, लेकिन और क्लियर कर रहे हो। क्या कर रहे हो क्लियर पता है? कि हमारी कुल प्रॉपर्टी में डेब्ट का पोर्शन कितना है। अगर मैं मिश्रा जी एक लाइन बोलूं, तीसरा आप क्या पढ़ोगे पता है? तीसरा पढ़ोगे प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो, आप एक बात बताइए, टोटल एसेट में अगर डेब्ट का पोर्शन ज्यादा है तो प्रोप्राइटर का पोर्शन क्या होगा? कम होगा। मतलब प्रोप्राइटरी रेशियो से आप ये पता करते हो कि हमारे बिजनेस की कुल प्रॉपर्टी में ऑनर की कंट्रीब्यूशन कितनी है, और हमारे बिजनेस की कुल प्रॉपर्टी में आउटसाइडर का कितना है,
दैट इज कॉल्ड टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। उधार कितना है, क्या रटोगे बताओ मुझे। आप अपने प्रॉपर्टी में कवरेज चेक कर रहे हो। क्या कवरेज चेक कर रहे हो कि बाहर वाले का उधार हमारी प्रॉपर्टी का कितना पोर्शन पार्ट कवर कर रहा है। अगर बाहर वाला का कवरेज ज्यादा होगा तो मालिक का कवरेज कम होगा, सिंपल बात है। मतलब सर अगर कोई मुझे टोटल एसेट में डेब्ट की कवरेज बता दे तो मैं प्रोप्राइटरी रेशियो तो यूं ही निकाल लूंगा। अगर डेब्ट की कवरेज ज्यादा तो प्रोप्राइटर का पोर्शन क्या कम, और अगर प्रोप्राइटरी रेशियो अगर कोई मुझे बता दे तो टोटल एसेट में डेब्ट की कवरेज निकाल, क्योंकि मुझे पता है प्रोप्राइटर का पैसा प्लस डेब्ट बराबर टोटल एसेट। तो टोटल एसेट में अगर डेब्ट की कवरेज पता चल जाए तो प्रोप्राइटर का रेशियो नहीं पता चल जाएगा आपको। डेब्ट की कवरेज ज्यादा तो प्रोप्राइटर का पैसा कम, और प्रोप्राइटर का कवरेज ज्यादा तो डेब्ट का पोर्शन कम। तो प्रोप्राइटरी रेशियो फॉर्मूला लिख लो आप, फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे दोनों रेशियो। लिखिए आप, इक्विटी बाय टोटल एसेट, इक्विटी बाय टोटल एसेट। यहां पे थोड़ा जगह कम है, मैं यहां लिख देता हूं। प्रोप्राइटरी रेशियो बराबर इक्विटी बाय टोटल एसेट। टोटल एसेट मतलब कि मालिक का पैसा टोटल एसेट में कितना। यहां पर देखो टोटल एसेट में उधार कितना, यहां पर मालिक का पैसा टोटल एसेट में कितना। तो अगर टोटल एसेट में उधार का पोर्शन ज्यादा तो मालिक का पैसा कम, प्रतिशत कम होगा। अगर प्रोप्राइटर का एसेट है 100 रुपए का, मालिक का पैसा है 20 रुपए, तो आप मुझे बताओ कितना कवरेज है। 20% ऑनर का कवरेज है, तो 80% क्या होगा, डेब्ट का कवरेज होगा। यानी आप ये तीन रेशियो को लॉजिकली देखो तो आपको लगेगा ये तो सर रियल में चेक करना चाहिए। एक तो डेब्ट इक्विटी का रेशियो क्या है, उधार का और मालिक के पैसे का पोर्शन क्या है बिजनेस के बैलेंस शीट। दूसरा, टोटल एसेट में डेब्ट की कवरेज पता कर लो, प्रोप्राइटरी कवरेज तो पता चल ही जाएगा, लेकिन बोल रहा अलग अलग करके आपको दिया कि टोटल एसेट में डेब्ट की कवरेज पता करो और मालिक का भी कवरेज पता करो। एक से दूसरे लिंक आपको दिख रहा होगा कि सर अगर टोटल एसेट में डेब्ट की कवरेज पता चल जाए तो प्रोप्राइटरी कवरेज तो ऑलरेडी पता चल जाए। बट फॉर्मूला में देखिए उसमें टोटल एसेट इसमें नीचे है, उसमें ऊपर है। टोटल एसेट ऊपर है, डेब्ट नीचे है, इसमें इक्विटी ऊपर है, टोटल डेब्ट नीचे है। तो फॉर्मूला आपको ध्यान से करना पड़ेगा। इसकी कवरेज ज्यादा तो उसका कवरेज कम। और तीसरा नंबर, लास्ट जो चौथा नंबर हम पढ़ते हैं, लिखिए आप क्या था, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट की कवरेज। आप एक बात बताओ, इंटरेस्ट की कवरेज का मतलब क्या होता है पता है आपको। एक चीज सोचो आप, हमारे प्रॉफिट में, प्लीज सर इसे क्या चेक होता है पता नहीं चलता। ये तो पता चल गया कि डेब्ट और इक्विटी से हमें पता चलता है मालिक कितना लगाया, उधार कितना। टोटल एसेट में डेब्ट के पोर्शन से पता चल जाता है कि अभी भी हमारे प्रॉपर्टी पर कितनी कवरेज उधार की है। उधार की कवरेज ज्यादा है मतलब रिस्क है। और सर प्रोप्राइटरी रेशियो से पता चल जाता है कि मालिक का पैसा बिजनेस की प्रॉपर्टी में कितना है। अगर मालिक का पैसा ज्यादा होगा तो डेब्ट कम होगा, और डेब्ट कम होगा तो मालिक का पैसा ज्यादा। करेक्ट। अब देखो ये नाम देखना, इंटरेस्ट की कवरेज कैसे आप सोचोगे, प्लीज एक बार ध्यान दो, थ्योरी क्लियर हो जाएगा। आप मुझे बताओ आपके प्रॉफिट में, प्रॉफिट ईबीआईटी, व्हाट इज ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। मतलब आपका प्रॉफिट कितना है। ईबीआईटी किसको बोलते हैं, प्रॉफिट को। आपकी प्रॉफिट में इंटरेस्ट की कवरेज कितनी है,
आप सोचो ना सर, हमारी प्रॉफिट का मैक्सिमम पोर्शन इंटरेस्ट कवर कर चुका है, मतलब आपने लोन ज्यादा ले रखा है, तभी तो इंटरेस्ट की कवरेज ज्यादा होगी। प्लीज लिसन इट अगेन। What portion your profit covered by interest? If coverage of interest is more, simply it means you have taken more loan. Your debt is comparatively more than your equity. If your coverage of interest is less, मतलब आपने कम लोन लिया, चांस है अभी लोन और मिल सकता। यानी आपके प्रॉफिट में, नाम से देखो कितना क्लियर हो रहा है, इंटरेस्ट की कवरेज कितनी है। आपकी प्रॉफिट में इंटरेस्ट की कवरेज ज्यादा है, इसका मतलब यू हैव टेकन मोर लोन, इक्विटी का पोर्शन कम है और रिस्क ज्यादा। अगर इंटरेस्ट की कवरेज कम है, मतलब आपको ज्यादा ब्याज नहीं देना पड़ रहा है, मतलब आपने लोन कम ले रखा है। तो आपका एक तरीके से ये सब नहीं चेक किया बैंक। बैंक क्या चेक कर रहा है, आपकी प्रॉफिट में आपका इंटरेस्ट का पेमेंट कितना हो रहा है। ऑलरेडी ज्यादा ब्याज पे कर रहे हो, मतलब कोई आपको और पैसा देगा क्या? कहेगा तुम तो लोन बहुत ले रखे हो भाई, तभी तुम्हें इतना, तुम्हारे प्रॉपर प्रॉफिट पर इतनी कवरेज ऑलरेडी ब्याज का है, और मैं पैसा दूं तो और कवर कर लेगा, फिर बचेगा तुम्हें। मतलब बैंक ये कोशिश कर रही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कि आपकी प्रॉफिट पर ब्याज का कवरेज पहले से कितना है। अगर प्रॉफिट पर ब्याज की कवरेज ज्यादा है, मतलब आपने लोन ऑलरेडी बहुत ज्यादा ले रखा है, और अगर और लोन दिया जाए तो आपकी प्रॉफिट तो ब्याज में ही चली जाएगी, और आपका बांटने के लिए, शेयर होल्डर को देने के लिए कुछ नहीं बचेगा, और शेयर होल्डर को देने के लिए कुछ नहीं बचेगा तो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाओगे, और डिविडेंड नहीं दोगे तो मार्केट वैल्यू शेयर की क्या होगी, कम होती चली जाएगी। क्या ये बिजनेस लॉन्ग टर्म तक सरवाइव कर पाएगा? तो आप जरा ध्यान से देखो तो आपको लगेगा हर रेशियो लॉजिकल, हर रेशियो आप और डिटेल में पढ़ेंगे जब आप एमबीए वगैरह करेंगे। तो जब आप बैंक में ट्रेनिंग लेंगे, ये सारे रेशियो आपको बताया जाएगा। ये सब चेक करके ही आप कोई डिसीजन लेते हो कि हमें किसी को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। लोन पास कब होगा, जब आपका ये सब बैलेंस शीट का सुटेबल दिखेगा बैंक को। इंटरेस्ट की कवरेज कितनी है आपकी प्रॉफिट पे, यानी फॉर्मूला क्या होगा, सोचो ना सर, ब्याज कितना दे रहे हैं, प्रॉफिट कितना हो रहा है। ब्याज में प्रॉफिट में ब्याज की कवरेज को चेक कर रहे हैं। तो दो चीजों की जरूरत पड़ेगी कि हमारा पीएनएल से नेट प्रॉफिट कितना आया, और उस नेट प्रॉफिट के हिस्से में कितना पोर्शन ब्याज का चला जाए। अगर ब्याज का पोर्शन ज्यादा जाएगा, इट्स सिंपल मीन्स you have taken more loan from the bank, already you have taken more, it means अब चांसेस क्या है, कम है। अगर कवरेज कम है, इसका मतलब अभी भी स्कोप बन रहा है, इसका मतलब प्रोप्राइटर का पैसा अभी भी बिजनेस में अच्छा खासा है, इसका मतलब सर्वाइवल के चांसेस बिजनेस का लॉन्ग टर्म तक। कंप्लीट एफएम का पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, इट इज नॉट पार्ट ऑफ अकाउंट्स। आपको बैलेंस शीट एनालिसिस कर रहे हो अब आप, और इससे ही आप आगे जो काम करोगे ना, सीए वगैरह, बहुत डिटेल में पढ़ना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बुक ही मिलेगा, उसमें आप कंप्लीट बातें यही करोगे। आने वाले टाइम में अकाउंट्स कम पढ़ोगे, आप डिसीजन लेने वाले होगे। आप कंपनी के कोई अच्छे पोस्ट पे हैं तो आप क्या चाहेंगे, कंपनी को लोन मिले, उसके लिए इंटरेस्ट की कवरेज क्या दिखाना पड़ेगा, कम। टोटल एसेट में डेप्ट का पोर्शन क्या दिखाना पड़ेगा, कम। प्रोप्राइटर का पोर्शन क्या दिखाना पड़ेगा, ज्यादा। डेप्ट इक्विटी रेशियो बेटर दिखाना पड़ेगा, तभी आपका लोन पास होगा ना। आपको पता है बैलेंस शीट कैसा होना चाहिए, हमें किसी को अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट करवाने के, कोई भी एग्रीमेंट करने के। तो ये सब कुछ का आपको नॉलेज होना चाहिए। राइट ऑन द फॉर्मूला, शॉर्ट में लिख लो, वैसे डिटेल पढ़ेंगे अभी हम लोग। लिखो ईबीआईटी, ईबीआईटी का फुल फॉर्म लिख लेना, ईबीआईटी लिख लेना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को कंपेयर करते हैं, पता है किससे,
इंटरेस्ट से। तो लिख लीजिए यहां पर फिक्स्ड इंटरेस्ट, फिक्स्ड इंटरेस्ट। EBIT, बिफोर जाना है, बिफोर। अच्छा, ई फॉर अर्निंग, प्रॉफिट लिख दिया, अर्निंग लिख लो आप, वही बात, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, ई फॉर अर्निंग, ई फॉर, सर तब आप PBIT लिखते ना, प्रॉफिट अर्निंग एक ही बात। EBIT बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट। सॉल्वेंसी खत्म, पढ़ेंगे अभी तो हम लोग एक आइडिया दिया, इस पर क्वेश्चन करते ही सॉल्वेंसी खत्म। 4 रेशियो पढ़ना है मिश्रा जी, ऐसे आप सरप्राइज क्यों हो रहे हैं? 4 ही तो पढ़े हैं। कौन कौन सा? एक डेब्ट इक्विटी रेशियो, एक टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, तीसरा प्रोप्राइटरी रेशियो, और चौथा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। चारों का शॉर्ट में फॉर्मूला बताया, लेकिन अभी तो बस एक आइडिया दिया कि डेब्ट इक्विटी देखते हैं, क्या आइडियल है सर ये बताइए, कितना होना चाहिए बेस्ट के लिए। ये सारी बातें हम लोग टॉपिक जब पढ़ेंगे तब करेंगे। ये मैं आपको एक लेआउट बता रहा हूं कि ये अपने को पढ़ना है, ये तैयार, मतलब ये चैप्टर ओवर। सॉल्वेंसी में हम सर्वाइवल को चेक करें। कौन सा सर्वाइवल? लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। और लिक्विडिटी में हम क्या चेक कर रहे हैं? टेम्पररी फाइनेंशियल पोजीशन कैसा। टेम्पररी फाइनेंशियल पोजीशन में इतना पंगा ही नहीं, करंट एसेट उठाओ, करंट लायबिलिटी उठाओ, पता कर लो। क्विक रेशियो पता करना है, करंट एसेट में स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को छोड़ दो। लेकिन ये जो सॉल्वेंसी आप चेक करते हो, इसमें करंट एसेट, करंट लायबिलिटी इस साल का रोल नहीं है, लंबे टाइम का रोल। लंबे टाइम बिजनेस सरवाइव करेगा कि नहीं, ये चेक कर रहे हो। ये चेक करने के लिए आपको पता करना पड़ेगा 2 बातें। सर इक्विटी में क्या क्या आता, और ना लिखवा देते हैं हम आपको किताब से, आप क्या पता पढ़ो ना पढ़ो। इक्विटी में क्या क्या आता, डेप्ट में क्या क्या आता, पूरा का पूरा टॉपिक अगर आप देखो ना सॉल्वेंसी, तो 2 चीज पर बेस्ड, इक्विटी डेप्ट। सर इक्विटी और डेप्ट अगर सीख लिए तो सारा फॉर्मूला कर सकते हैं। डेप्ट बाय इक्विटी, डेप्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट, टोटल एसेट बाय डेप्ट, डेप्ट पता होना चाहिए ना, डेप्ट तभी तो लिख पाओगे यहाँ पर कौन कौन सा डेप्ट। सर इक्विटी, इक्विटी कैसे पता करोगे? पता होना चाहिए किस किस चीज को जोड़ते हैं तो इक्विटी होता है। भाई टोटल है, टोटल एसेट इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, सर व्हाट इज EBIT? समटाइम्स इट विल क्रिएट सम कंफ्यूजन टू यू। आपको प्रॉफिट दे देगा आफ्टर, आफ्टर इंटरेस्ट और टैक्स। अगर मैं बोलूं अंकित, टैक्स देने, टैक्स 2 रुपया देने के बाद मेरे पॉकेट में 10 रुपया बचा है, तो टैक्स देने से पहले मेरे पॉकेट में कितना होगा ये पता है? फिर तो वो भी पता चल जाएगा। क्वेश्चन आफ्टर दे देगा, लेकिन हमें चाहिए क्या? बिफोर। आफ्टर दिया रहे और बिफोर में जाना हो तो इंटरेस्ट और टैक्स को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। कई बार आपको आगे, अब तो नहीं है सिलेबस में, लेकिन पहले पढ़ना था EPS, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर, उसके लिए क्या निकालते थे पता है? इट मतलब खा जाओ। क्या किसको देना है ये? शेयर होल्डर को। और इट कैसे निकालते थे पता है? अगर EBIT देता और अर्निंग आफ्टर टैक्स जाना होता तो हम क्या करते? माइनस करते साथ। पहले पढ़ना था EPS, DPS, डिविडेंड पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, अब नहीं है इसलिए। तो वो सब पढ़ेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, यानी कि अर्निंग, एक शेयर होल्डर कितना कमा रहा है, तो अर्निंग पर शेयर EPS बोलते हैं। अर्निंग पर शेयर के लिए क्या निकालते? इट। और EBIT में अंतर है, हमें चाहिए अर्निंग बिफोर, इफ इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन बाय द मैनेजमेंट, तो हमें प्लस करना पड़ेगा। और अगर EPS निकालना होता तो हम क्या करते? टैक्स और इंटरेस्ट को माइनस करते, तब हमें निकलता अर्निंग आफ्टर टैक्स। हमें चाहिए बिफोर टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। टैक्स किसको देते हो? सरकार को। इंटरेस्ट किसको देते हो? डिवेंचर होल्डर को। तो डिवेंचर होल्डर और गवर्नमेंट को पे करने से पहले
यानी आपके प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट कितना, दैट इज कॉल्ड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसमें इंटरेस्ट की कवरेज कितनी, अगर ये मैं बोलूं आपको जितना ज्यादा टाइम्स होगा उतना बढ़िया। कैसे सर, 100 रुपया कमाए 5 ही रुपया देना ब्याज, तो आप मुझे बताएं कितना टाइम्स आएगा, 20 टाइम्स। अगर 100 रुपया में 10 रुपया ब्याज दोगे तो कितना आएगा, 10 टाइम्स। जितना कम है उतना ब्याज की कवरेज क्या है, ज्यादा है। तो ये बातें हम लोग करेंगे। अभी आपको 4 फॉर्मूला मैं बताया, डेप्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये 4 ही रेशियो आपको सॉल्वेंसी में चेक करना है। तो हम लोग 2 रेशियो के बारे में पढ़े, एक बार देखो कौन सा, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं, रेशियो। कौन सा चेक कर रहे हैं, बैलेंस शीट एनालिसिस कर रहे हैं, बैलेंस शीट को कर रहे हैं। पूरी बातें जो अभी हम लोग पढ़े ना, 2 और पढ़ेंगे, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, उस दोनों में बात करेंगे किसका पता है, ट्रेडिंग पीएनएल का। अभी दोनों रेशियो में हम लोग बात कर रहे हैं किसका, किसका, बैलेंस शीट का। हमने इसमें 2 चीज पढ़ा, एक बार प्लीज रिवीजन देखो। एक तो लिक्विडिटी रेशियो चेक किया, और भी रेशियो होता है प्यारे बच्चे, सिर्फ इतना ही नहीं है, आपके सिलेबस में इतना है। जब आप सीए में पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा कितने सारे रेशियो हम वहां नहीं पढ़े, बहुत ज्यादा रेशियो चेक होता है। लेकिन आपका 12th का काम इससे हो जाएगा, सॉल्वेंसी रेशियो। लिक्विडिटी में आपने 2 पढ़ा, कौन कौन सा, एक करंट रेशियो और एक क्या पढ़े, क्विक रेशियो, क्विक रेशियो, क्विक रेशियो। उसके बाद सॉल्वेंसी में आपने 4 पढ़ा, एक टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, एसेट टू डेप्ट रेशियो, एक आपने पढ़ा डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो, एक आपने पढ़ा प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटर का पैसा कितना है, और एक पढ़े आप आईसीआर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये 4 और ये 2 ये पढ़ते ही बैलेंस शीट एनालिसिस खत्म। सर क्या क्या तैयार करना पड़ेगा, डेप्ट क्या होता है, डेप्ट मतलब यहां पर एनसीएल का बात कर रहा है, सीएल नहीं। इक्विटी मतलब प्रोप्राइटर का पैसा क्या होता है, ये आपको दोनों तैयार करना है। आइए मैं आपको एक बार लिखवा देता हूं कि आप घर से ये तैयार करके आना। लिखिए, आप हेडिंग दीजिए सॉल्वेंसी रेशियो, क्वेश्चन का प्रैक्टिस अगले दिन। क्या हो गया, क्या करता है, पेन स्टार्ट नहीं करता। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ, नहीं है अब आपके सिलेबस में। 4 ही रेशियो आपके सिलेबस में, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, वही डेब्ट इक्विटी का ही पार्ट है वो। अच्छा, अब मैं आपसे वो डिस्कस कर लूंगा, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड डेब्ट इक्विटी का ही पार्ट। यहाँ पे एक बार आप लिखो डेब्ट इक्विटी रेशियो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो लिखिए आप। दिस रेशियो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन, दिस रेशियो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच पता है, लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर कौन होता है, ऑनर, ऑनर का पैसा बिजनेस में, और लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना, इस दोनों में रिलेशनशिप डेब्ट इक्विटी रेशियो से पता चलता है।
देखो अगला जो लाइन है ना, लिखने की जरूरत नहीं है, ये एक बार पढ़ता हूं मैं, आप समझ लोगे। इट इंडिकेट द पोर्शन ऑफ फंड विच आर एक्वायर्ड बाय लॉन्ग टर्म बोरोइंग इन कंपैरिजन टू शेयर होल्डर फंड। कह रहा है मार्केट से पैसा व्यवस्था करने का दो ही सोर्स है, वैसे आप जानते हो शेयर और डिवेंचर, दोनों से कंपनी पैसा का व्यवस्था करता है। कह रहा है इस रेशियो से हमें पता चलता है कंपनी ने कितना पैसा शेयर जारी करके व्यवस्था किया है और कितना पैसा उधार लिया। क्लियर है ये चीजें? बोल रहा है दिस रेशियो कैलकुलेट सॉन्डनेस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पॉलिसी। हमारा लॉन्ग टर्म व्यापार कितना सॉन्ड मतलब स्ट्रांग, कितना स्ट्रांग है, ये बात हम लोग इस रेशियो से पता करते। वहां पे जब मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा ना, बार बार यूज करूंगा कैपिटल स्ट्रक्चर। और कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है पता है? डेब्ट और इक्विटी का पोर्शन इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। वहां पे आप ये भी पढ़ेंगे डेब्ट से क्या नुकसान क्या फायदा, इक्विटी से क्या नुकसान क्या फायदा। अब यहां पर ये आपने लिख लिया है शायद, ये फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है। प्लीज अब थोड़ा सा ध्यान से इंपॉर्टेंट बात देख लो, जो मिश्रा जी तैयार करके आना है। और पूछूंगा मैं कल आते ही, फिर बोलेंगे नींद ही नहीं खुल रही है, जब मैं पूछना शुरू करूं आना बंद कर देते हो। अब ये बोल रहा हूं तैयार करना। लॉन्ग टर्म डेप्ट में क्या आता है देखो, दीज इंक्लूड लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन विच मैच्योर आफ्टर 1 ईयर, जैसे डिवेंचर, मॉर्गेज लोन, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक डिपॉजिट। ये सब नाम है, जो आपको दिखे ना तो आप एनसीएल का पार्ट माने। प्लीज देखिए, डिवेंचर, मॉर्गेज लोन, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और पब्लिक डिपॉजिट, ये किसका पार्ट है? डेब्ट का पार्ट। और इक्विटी का पार्ट, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब वो चाहे इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर। और रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस। अगर लायबिलिटी साइड में हो तो ये रिजर्व और सरप्लस का पार्ट। तो आप इक्विटी कैसे निकालोगे सर? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और सारा रिजर्व और सरप्लस को जोड़ देंगे तो इक्विटी निकल जाएगा। और डेब्ट कैसे निकालोगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जिसका रीपेमेंट टेन्योर 1 साल से ज्यादा हो, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन और डिवेंचर, मॉर्गेज लोन, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और पब्लिक डिपॉजिट। ये सबको जैसे जोड़ोगे डेब्ट आ जाएगा, इस सबको जोड़ोगे इक्विटी आ जाएगा। एक लाइन और सीख लो तो काम ही हो जाए, फिर मैं, क्योंकि मेरा दूसरा क्लास है। देखिए ऑब्जेक्टिव, इस बात को जब तक नहीं सीखोगे आप एनालिसिस कर ही नहीं पाओगे। क्या बोल रहा है? दिस रेशियो इज कैलकुलेटेड टू एसेस। क्या एसेस करते हो पता है? कि हमारा मालिक का पैसा है कि नहीं बाहर वाले को पे करने के लिए। एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। याद है आपको जब लिक्विडिटी पढ़े थे तो क्या पढ़े थे? एबिलिटी ऑफ फर्म टू मीट शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। ये बोल रहा है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। जनरली डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1, 2:1 सर, वही वाला फिर से सेफ है। मतलब सर 2 गुना डेब्ट हो जाए ना इक्विटी से, कोई दिक्कत नहीं। 2 टाइम्स डेब्ट ज्यादा भी हो ना इक्विटी से तो सेफ माना जाता है। लेकिन अगर 16:1 हो जाए, बहुत ज्यादा रिस्क। 2 टाइम्स डेब्ट को सेफ माना। उसके बाद लॉन्ग इंडिकेट द मोर फंड इन्वेस्टेड प्रोवाइडेड बाय द लॉन्ग टर्म लेंडर। कह रहा है कि अगर इससे 2:1 से ज्यादा हो जाए तो ज्यादा पैसा आपने बाहर वाले से लिया है। और ए हाई डेब्ट इक्विटी रेशियो डेंजर सिग्नल फॉर लॉन्ग टर्म लेंडर, जो लंबे टाइम के लिए पैसा दे रहा है आपके बिजनेस में। बैठ जाओ एक बार, बोलू बैठने के लिए। जो लंबे टाइम के लिए बिजनेस में पैसा देने वाला है, अगर 2:1 से ज्यादा हो रहा है तो उसके लिए बिजनेस में
कहीं ना कहीं रिस्क एलिमेंट ज्यादा हो जाए, डेंजर सिग्नल। यानी आप 2:1 से कहीं भी देख रहे हो ज्यादा है, प्रोप्राइटर के पैसे के 2 गुना से ज्यादा लोन हो गया, अब लोन देना मतलब रिस्क लेना होता है। वही बोल रहा है द लोअर दिस रेशियो बेटर फॉर द लॉन्ग टर्म लेंडर। जितना ये रेशियो 2:1 से कम हो, मतलब बाहर वाला उधार कम, सेफ है बिजनेस, कह रहा है बिकॉज दे आर सिक्योर्ड। In that case, lower to ratio debt provided sufficient portion of long term lender। आराम से वो क्या कहता है, जो लोन अभी है अगर 2:1 से कम हो तो आप इसको जब तक तैयार नहीं करोगे, आप ये चीज कंक्लूजन में लिख नहीं पाओगे कि ये सेफ है या नहीं है लॉन्ग टर्म लेंडर के लिए। तो आप इसको तैयार करके आना अगले क्लास में। अभी हम लोग लिक्विडिटी रेशियो पर और चर्चा करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्वेंसी पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच एंड प्लीज कोशिश करो सुबह। अच्छा एक मिनट मिश्रा जी बैठिए ना। बोल रहे थे कि टाइम सही है ना, थोड़ी दिक्कत आ रही है, पता है किसके लिए दिक्कत आ रही है? स्कूल वाले बच्चों को लेके, क्योंकि उनका ऑनलाइन क्लास चल रहा है। तो वैसे मैं आपको ये वीडियो कंप्लीट प्रोवाइड कर दूंगा जितनी देर क्लास हुई है। आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन हो आप दोबारा देख सकते हो, और कोशिश करते हैं इस वीक यही टाइम रखें। थैंक यू। क्या बोल रहे हैं? हम्म